अपार प्रेम पार्ट 2। दूसरे दिन वो दोनों किसी को बिना बताए प्रतिमा से मिलने जाते हैं। प्रतिमा पहले से ही इन दोनों का इंतज़ार कर रही थी। चूँकि शादी की तैयारियों के बीच निकलना बहुत मुश्किल था, इसलिए उसने भी बिना किसी से कुछ भी कहे उन दोनों से मिलने की हामी भर दी थी। इस तरह तीनों आपस में एक जगह मिलते हैं तो प्रतिमा समर को देख थोड़ा घबरा जाती है। मन ही मन सोचती कि बस अब कुछ ही दिन में हमारी शादी होने वाली है और आज हम यहाँ चुपके से मिल रहे हैं। ज़रूर कोई बहुत ज़रूरी बात होगी, वरना इसके पहले आज तक हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले। फिर अचानक ऐसे आमने सामने। इतना मन ही मन सोचकर शांत हो जाती है। समर भी पहली बार प्रतिमा को देख रहा था। उसकी चेहरे की कोमलता, ऊपर से नीचे तक वस्त्रों की शालीनता में लिपटी किसी मृगनयनी की तरह नैन नक्श और मुख पर एक तेजस्वी लाली लिए हुए एकटक समर को निहारना, ये सब उसे बड़ा ही अचंभित कर रहा था। भारी उत्सुकता समेत कुछ सुनने कहने की चंचलता, ये सब देख सबसे पहले समर तो कुछ देर के लिए खो ही गया और सोचने लगा, कितनी सुंदर लड़की है। इतनी शालीनता लिए हुए कोई कैसे दिख सकता है? कितनी मासूमियत है इसमें। इतनी सीधी साधी लड़की, अगर इसे देख मैं इतना व्याकुल हो रहा हूँ तो मैं जो सच आज इससे कहने आया हूँ वो कह भी पाऊँगा या नहीं? इसकी छवि तो किसी देवी की से प्रतीत होती है। शायद यही वजह है जो पिताजी ने मेरे लिए इसे चुना। आज अगर प्रांतिका मेरे जीवन में ना होती तो शायद मैं भी इसे देख पहली नज़र में ही पसंद कर लेता, या फिर यूँ कहे कोई भी इसे देखकर ना नहीं कह सकता। नहीं नहीं, प्रतिमा को देख के यदि मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं तो यदि वो मेरे जीवन में आ जाएगी तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। परंतु उसकी मुख की तेज से मैं खुद को रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ? ऐसे इंसान को मेरे जैसा व्यक्ति नहीं मिलना चाहिए। मैं इसके साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगा। मैं इस देवी के लायक नहीं हूँ। इसे धोखा देना, दुख देना बहुत बड़ा अपराध होगा। आज मुझे इससे सच कहना ही होगा कि मैंने अपना प्राण पहले ही प्रांतिका को दे दिया है। अब मेरे जीवन में उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता और इसे तो मुझसे भी अच्छा लड़का मिल जाएगा जो इसे डिज़र्व करता हो। ऐसा मन ही मन सोचकर अर्पण से कहता, अर्पण पहले तू बात कर। अर्पण कहता, ठीक है। प्रतिमा दोनों को एकटक देखे जा रही थी। तभी अर्पण कहता, हाय प्रतिमा, मैं समर का बेस्ट फ्रेंड हूँ। तुम मुझे नहीं जानती पर मैं तुम्हें जानता हूँ। पहले तो सॉरी कहना चाहता हूँ कि इस तरह हमने तुम्हें यहाँ मिलने बुलाया। असल में बात ऐसी है कि मेरा दोस्त समर तुमसे शादी नहीं कर पाएगा क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है। मुझे पता है ये सब इस वक्त कहना सही नहीं है, पर शायद अगर अभी नहीं कहा तो बहुत देर हो जाएगी। मुझे पता है ये सब सुनना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, पर आज बहुत मजबूर होकर हम तुमसे ये कहने आए हैं। प्लीज़ ये शादी के लिए मना कर दो, वरना 3 जिंदगियां एक साथ बर्बाद हो जाएंगी। मैं पहली बार तुमसे मिल रहा हूँ
और देखो ना, मैं ये सब तुम्हें किस तरीके से कह रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें देख करके मैं इम्प्रेस हो गया हूँ। शायद यही हाल समर का भी होगा। इसलिए मुझे यकीन है तुम्हें समर से अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। तुम अपने आप में बहुत अच्छी हो, तुम में रत्ती भर की भी कोई कमी नहीं है। पर हम बेबस हैं, इसलिए तुम्हारे पास इस सच को बताने आए हैं कि मेरा ये भाई तुम्हें अपने जीवन में स्थान नहीं दे सकता। प्रतिमा ये सब एकटक समर और अर्पण को देखते हुए सुन रही थी। उधर अर्पण ने सारे हालात प्रतिमा को बता दिए, पर समर अब भी खामोश खड़ा था और प्रतिमा को देख रहा था। तभी प्रतिमा कहती, क्या ये सब सच है? आप इस शादी से खुश नहीं हैं? अगर ऐसा है तो अब तक आप चुप क्यों थे? आज जब हालात हमारे हाथ से निकल चुकी है तो आप मुझसे ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मैं अपने हाथों से अपने भाग्य की लकीरों को मोड़ दूं? क्या आपने अपने पिताजी से इस बारे में बात की? क्या आपके घर पे सबको इस बात की जानकारी है कि आप उन्हें बिना बताए मुझसे मिलने आ रहे हैं? क्या उन्हें सब पता है? अगर हाँ, तो आप सब ने मेरे और मेरे परिवार के साथ विश्वासघात किया है। अब क्या लेने आए हैं यहाँ? समर कहता, प्रतिमा, हमें गलत मत समझो। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, पर शायद कभी ये इज्जत प्यार में बदल नहीं पाएगी। तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी इस शादी के बाद बर्बाद हो जाएगी। मैं प्रांतिका से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। उसके बिना मैं सांस तक नहीं ले सकता। मैं अधूरा हूँ, उससे ही मैं पूरा हो पाता हूँ। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ एक बार सिर्फ मेरी बात सुनो, मेरी मदद करो। तुम्हारा दिल दुखाने के लिए फिर से माफ़ी चाहता हूँ। तुम इतनी अच्छी हो कि तुम्हें मुझसे बेटर लड़का मिल जाएगा, पर शायद मैं नहीं। प्रतिमा ये सब सुन कहती, मुझे माफ़ कीजिए, पर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊँगी। मुझे हर हाल में ये शादी करनी ही होगी। अगर आप मजबूर हैं तो मैं भी मजबूर हूँ अपने हालातों के आगे। अर्पण कहता, क्या तुम भी किसी को पसंद करती हो? अगर ऐसा है तो सारी समस्या का समाधान यही हो जाएगा, है ना? प्रतिमा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, आप लोगों के लिए ये कहना कितना आसान है ना? पर मेरे लिए नहीं, क्योंकि आप तो अपनी मजबूरी का वास्ता दे सकते हैं, पर मैं तो वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी परिस्थितियों ने मेरे दोनों हाथ बांध दिए हैं। समर पूछता, कहना क्या चाहती हो तुम? खुलकर कहो ना, क्या है तुम्हारी मजबूरी? ये जानना भी तो हमारा हक है ना? प्रतिमा कहती, मैं भी आपसे शादी नहीं करना चाहती। इसलिए नहीं कि मैं आपको पसंद नहीं करती, बल्कि मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैंने आपको आज से पहले कभी नहीं देखा, सिर्फ आपके बारे में सुना था। पर आज पहली बार आपसे मिलकर मुझे वही फीलिंग आ रही है जो एक लड़की को अपने पति के लिए आती है। पर सच मानिए, मेरे जज्बात बिल्कुल सच्चे हैं आपके लिए, पर फिर भी मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आपके पिता के बहुत एहसान है हम पर। मेरे पिता पर बस उसी का कर्ज चुका रही हूँ, पर इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। आगे की बात बताना मुझे नहीं लगता ज़रूरी होगा।